अब जो स्टार्ट हो रहा है वो लास्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। तो जो लास्ट वीक वाला टाइम होता है हम सबके लिए ट्रेडिंग वाला वो काफी बेटर नहीं होता, तो इस पॉइंट में हम प्रेफर करते हैं कि कम से कम ट्रेड प्लान करें। ठीक है, क्योंकि जो मेजर कमाने वाला टाइम आता है वो आता है हमारा सेकेंड वीक में, जिसमें हम आफ्टर एफपी कैच करते हैं। एक सिंगल ट्रेड होती है जो हमें काफी ज्यादा अच्छी मूवमेंट दे देती है। बट उसके बाद कि जो भी ये वीक्स होते हैं उसमें मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन करती है, चॉपी रहती है, कभी थोड़ी सी बाइंग देती है फिर थोड़ी सी सेलिंग देती है, मतलब ब्रेक इवन वाले फेज में सब ट्रेडर्स को मार्केट अटका के रखती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज क्या रहेगा और फिर आगे डिस्कशन करते हैं। बाकी जो कल की ट्रेड थी जो यूट्यूब लाइव में ली थी, मैं उसका भी ट्रेड ब्रेकडाउन दे दूंगा अभी कि किस हिसाब से हमने वो ट्रेड ली थी और क्या लॉजिक था उस ट्रेड के पीछे का, और क्यों मैंने बहुत बड़ा टेक प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं किया। क्योंकि अगर मैं कल चाहता तो मैं इसी टेक प्रॉफिट को 3400 भी रख सकता था, बट मैंने इस टेक प्रॉफिट को इसी जोन के पास में रखा था। क्यों रखा था? क्यों ना मैं और ज्यादा होल्ड करता जब ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में आ चुका था। ठीक है, 93 मार्केट पहुंच चुकी थी, तो मैं इसको यहाँ तक भी होल्ड कर सकता था ये सोच कर कि सिर्फ 70 पे भी तो बचे, 70 पे तो मार्केट मूव दे देगी। बट अगेन बोलूंगा ये थर्ड फोर्थ वीक का टाइम है जहां पे आप स्विंग ट्रेड नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ वीक एक ऐसा वीक होता है जहां पे मार्केट को वेव क्रिएट करनी पड़ती है, मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है। लाइक मार्केट कब एक कंटिन्यूशन मूव देती है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट एक वन डायरेक्शनल कंटिन्यूशन मूव कब देती है? जब मार्केट के पास एक काफी अच्छी लिक्विडिटी होती है। क्या सब एग्री करते हो इस चीज से? ठीक है, कि मार्केट एक काफी अच्छा मोमेंटम कब क्रिएट करती है? जब मार्केट के पास काफी अच्छी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी कब मार्केट में आती है? जब मार्केट में न्यूज होती है। अगर आपको सबको पता होगा, जब जब मार्केट में न्यूज़ आती हैं, न्यूज़ के टाइम पे मार्केट सबसे ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करती है, और जो मार्केट की सबसे मेजर न्यूज है वो है एनएफपी। क्योंकि बाकी न्यूज़ आती हैं जाती हैं, बट जो एनएफपी वाली न्यूज़ है वो अपना एक फिक्स टाइमिंग रखती है कि हर वीक, अगर आप लोग नोटिस करोगे, हर वीक के फर्स्ट फ्राइडे के दिन एनएफपी को आना है तो वो आना है। वो अपनी टाइमिंग डेट शिफ्ट नहीं करते। बट आप बाकी न्यूज़ देखोगे, वहां पे आप लोग बहुत बार देख सकते हो कि यार टाइमिंग बहुत शिफ्ट होती है। कभी एफएमसी लेट हो जाती है, तो कभी सीपीआई लेट हो जाती है, कभी पीपीआई लेट हो जाती है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। बट एक इकलौती न्यूज ऐसी है हमारी हमारी एनएफपी, जो अपनी फिक्स टाइम के साथ, और जिस न्यूज का फिक्स टाइम है तो आप उससे ये समझ जाओ कि भाई वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होगी कि उसकी टाइमिंग तक चेंज नहीं हो पाती। फिक्स डेट, दैट मीन फिक्स डेट, दैट्स ठीक। बट माइक ऑफ कर लो भाई। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे ये रह जाता है कि अगर एनएफपी की दिन मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करी है, न्यूज आई है, स्पाइक्स आए हैं, लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तो उसके बाद मार्केट पक्का एक वन डायरेक्शनल मूव देगी। क्यों? क्योंकि एनएफपी के टाइम पे मार्केट ने ऑलरेडी क्या ग्रैब कर ली? लिक्विडिटी। एनएफपी के टाइम पे मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। दैट्स व्हाई मार्केट इज गिविंग अ बुल मूव। और वो वन डायरेक्शनल होता है, जहां पे मैं ये नहीं कंसिडर करता कि यार मार्केट थोड़ा बहुत भी 100 पिप देगी फिर 200 पिप गिरेगी, फिर 100 पिप देगी फिर 200 पिप गिरेगी, ऐसे नहीं सोचता हूँ। मेरे को ये पता है कि अगर एनएफपी के बाद का मैं मूव एक्सपेक्ट करूंगा तो भाई वो वन डायरेक्शनल एंड कंटिन्यूशन ही एक्सपेक्ट करूंगा। मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाएगी, और एक ट्रेडर पैसा तभी कमा पाता है जब मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में जा रही होती है। बहुत मुश्किल होता है कि जब स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि जब मार्केट को आपने एक बॉटम प्राइस से खरीदा और आपको लगता है कि यार ये तो बॉटम प्राइस है, अब तो मार्केट ऊपर ऊपर जाएगी। बट वो क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है फिर अगेन आपकी ब्रेक इवन को टैप करेगी, उसके बाद मार्केट अगेन एक बुल देगी। ठीक है, तो ये वाली दिक्कत होती है जो हम लोग थर्ड एंड फोर्थ वीक में देखते हैं। इसीलिए मैं सेकंड वीक को हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ, और हमेशा चाहता हूँ कि मैं आप सबको कि आप लोग सेकंड वीक में ट्रेड लो तो ज्यादा बेटर। क्योंकि अगर आप लोग लास्ट से लास्ट जितने भी आफ्टर एनएफपी सेटअप्स हैं, अगर हम लोग यहाँ से देख लें, तुम्हारा जून से देख लें, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे जून में क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है हमारी एनएफपी, हम फ्राइडे, हर फर्स्ट फ्राइडे को एनएफपी आती है। ठीक है, क्लियर है सबको? हर फर्स्ट फ्राइडे को एनएफपी आती है। एनएफपी मार्केट ने बेरिश मूव दिया, बेरिश मूव दिया, एंड उसके बाद क्या हुआ? मंडे, मंडे को अगर आप लोग देखोगे, जो नेक्स्ट वीक होता है सेकंड वीक, जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सेकंड वीक में वन डायरेक्शनल मूव आता है, तो यहाँ से अगर आप लोगों ने एक डबल बॉटम देखा होगा, ये डबल बॉटम क्रिएट हुआ, ट्यूसडे को डबल बॉटम क्रिएट हुआ, एंड वहां से मार्केट ने स्ट्रेट अवे एक वन डायरेक्शनल मूव देना स्टार्ट कर दिया। जो ट्रेंड है मार्केट उसी ट्रेंड को लेकर चलती रही।
और विद इन एक ही वीक की मूव होती है, जितना मार्केट को मूव देना होता है, उसी में बंदा पैसा कमा लेता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि आप सबको ये डबल बॉटम दिख रहा है, स्ट्रक्चर बनाना, एंड उसके बाद आपके लिए डिप है। अब ये आपके लिए डिप है, ठीक है। अब नॉर्मल टाइम पे मैं डिप एंड टॉप नहीं फाइंड करता, सिर्फ और सिर्फ आफ्टर एनएफपी में टाइम पे मैं टॉप एंड डिप फाइंड करता हूँ, दैट्स इट। अब आप यहाँ पे देखोगे ये डिप है, डन है। क्या यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है, जैसे 3305, अगर 3305 है दैट मीन 3300 का साइकोलॉजिकल नंबर है। क्या ये 3300 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है या नहीं है ना? वो यस साइकोलॉजिकल भैया। नंबर है, आगे एक आपका सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम बना रही है। अब डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने बुल मूव दिया, अगेन मार्केट ने क्या क्रिएट करा, लो हाई एंड अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या क्रिएट करा, तो ये तो हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है ना। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया कि भैया अब तो मार्केट ने मूव देना ही देना है, इतना डन, ठीक है। अब ये तो आपका जून का हो गया, एंड उससे पहले भी अगर आप लोग देख लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आफ्टर एनएफपी ने हर बार अपना एक वन डायरेक्शनल मूव देने का फुल ट्राई करा ही है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, आई थिंक फर्स्ट ऑफ फ्राइडे आपकी ये रहा फ्राइडे, ठीक है। एनएफपी फर्स्ट फ्राइडे के दिन आती है, एनएफपी आई, क्या मार्केट ने यहाँ पे भी डबल बॉटम की तैयारी कर रखी थी ऑलरेडी? मंडे होते ही मार्केट ने अपना मोमेंटम शो कर दिया, क्योंकि आपको ये पता है कि सेकंड वीक एक ऐसा वीक है जहां पे वन डायरेक्शनल मूव आएंगे। जो स्विंग ट्रेड्स होती हैं वो सेकंड वीक में ही मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि इससे पहले मार्केट ने लिक्विडेट कर चुकी है लोगों को। जब पैसा होगा मार्केट में, लोगों का उड़ चुका होगा, तभी तो एक क्लियर मूव आएगा। क्लीन रेंज कब मिलती है? जब लोग उड़ते हैं। जब लोग ही एंटर होंगे तो क्या होगा, कंसोलिडेशन। जब हैवी अमाउंट में लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं, अननेसेसरी लोग आए आए जा रहे हैं, देन क्या होगा, मार्केट एक ही जोन में तो घूमेगी। और जब उनमें से कोई उड़ेगा, दोनों में से कोई जीतेगा, तो एक डायरेक्शन में जाएगी मार्केट। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे अगेन मार्केट ने वन डायरेक्शन मूव दिया। एक बात अगेन बता दूं, जो हमारा आफ्टर एनएफपी सेटअप होता है, ठीक है। आफ्टर एनएफपी सेटअप कब लेना है, कैसे लेना है? आफ्टर एनएफपी सेटअप का मेजर फोकस क्या रहता है, देखो। आफ्टर एनएफपी सेटअप हम सेकेंड वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में से किसी भी दिन ले सकते हैं। और वो किस बिहाफ में लेंगे, जब मार्केट एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, ठीक है। जब मार्केट एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, रिवर्सल स्ट्रक्चर, ठीक है। रिवर्सल स्ट्रक्चर के बिहाफ में हम लोग आफ्टर एनएफपी सेटअप को ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। लाइक यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल क्रिएट किया था, डबल बॉटम। अगर अभी और क्लियर तरीके से समझा दूंगा, ठीक है, उस चीज की टेंशन मत लेना। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ऑलरेडी मार्केट ने, अब यहाँ पे जो डबल बॉटम था वो ऑलरेडी फ्राइडे को बन चुका था। अगर आप लोग देखने का समझोगे, ये फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी थी फ्राइडे तक। मंडे से मार्केट ने मोमेंटम दे दिया था। बट इस बार वाले में देखोगे तो मार्केट फ्राइडे के टाइम पे पूरी गिर चुकी थी। आफ्टर नेट तब कब ट्रेड करोगे, जब एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि मंडे को स्ट्रेट अवे बाय कर लो, यहाँ पे आपको अगेन स्ट्रक्चर का वेट कर। अगर फ्राइडे तक स्ट्रक्चर बन गया देन तो मंडे को आप स्ट्रेट अवे उस स्ट्रक्चर के साथ चले जाओ। बट अगर स्ट्रक्चर नहीं बना, देन आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में से किसी भी एक दिन का वेट करना पड़ेगा। एंड उसको वेट करने के बाद आप ट्रेड प्लान करोगे। तो यहाँ पे आपने अगेन देखा, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ एंड देन मार्केट ने एक बुल मूव दिया। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर भी बन गया, इस वजह से आपने ट्रेड ले ली। जब आपको इन डेप्थ एनालिसिस बताऊंगा, वहां पे हायर टाइम फ्रेम के मेजर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस होंगे, फिर रिट्रेसमेंट्स होंगी, मेजर लिक्विडिटी जोन्स होंगे, साइकोलॉजिकल नंबर होगा। क्योंकि गोल्ड अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड यूरो यूएसडी नहीं है, और गोल्ड आपका कोई भी करेंसी पेयर नहीं है। करेंसी पेयर में क्या होता है, सपोर्ट में आती है बाय चला जाता है, रेजिस्टेंस में आती है सेल चला जाता है, ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करती है। बट गोल्ड एक ऐसा वो है कि ये साइकोलॉजिकल नंबर के बिहाफ में बहुत अच्छा वर्क करता है। समझ पा रहे हो? गोल्ड साइकोलॉजिकल नंबर के बिहाफ में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल नंबर हो गया, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो मांगता है वो, ठीक है। गोल्ड को आप हर कोई बिगिनर इजीली ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन करता है। क्लियर है नहीं? अब यहाँ पे आप देखोगे कि मंडे से मार्केट ने मोमेंटम स्टार्ट कर दिया था, एंड उसके बाद यहाँ पे ट्यूसडे तक की मार्केट ने उस टाइम पे शायद से 1200-1500 पिप की मूवमेंट दे दी थी विद इन 2 डेज। अब सोचो, हम लोग स्विंग स्विंग करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि स्विंग आता कब है। स्विंग ट्रेड एक स्पेसिफिक टाइम दी गई है। वही है ना, आप लोग गर्मियों के टाइम पे बरसात का वेट कर रहे हो, बात तो वही होगी। अब ये आपकी 2000 पिप्स की मूवमेंट है, समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे 2000 पिप्स की मूवमेंट स्ट्रेट अवे आ, क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विडिटी थी, जो एनएफपी ने मार्केट ने मैनिपुलेट करा, स्टॉप लॉस लोगों के हंट हुए, तो उसका पैसा आना तो है, कहीं ना कहीं तो जाना है। देन उसके बाद भी मैंने
टॉप से भी एक बार सेल प्लान किया था यहाँ पे, जब मार्केट ने यहाँ पे फॉल करना स्टार्ट किया था, एकदम से नहीं किया, लो बनाया, अभी भी नहीं किया। बट जब ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई ना, विक बनी, और इस विक के बाद जब मुझे लगा कि हाँ अब मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है, देन यहाँ तक का एक ट्रेड आउट प्लान करी थी। जरा मैं एक दो बार और चीजें समझा देता हूँ, फिर तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें भी समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट गिर रही है, फर्स्ट फ्राइडे एनएफपी होती है, ये एनएफपी है आपका। अब एनएफपी के बाद मार्केट यहाँ पे डाउन गई, एंड ये फ्राइडे, अब ये समझना, ये रहा आपका एनएफपी, ठीक है। एनएफपी के टाइम तक मार्केट नीचे गिर रही है, क्लियर है। क्या मार्केट ने यहाँ पे कोई रिवर्सल क्रिएट किया अभी? ठीक है, मंडे हो गया, ये मंडे यहाँ से स्टार्ट, ठीक है, मंडे यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या आपके मार्केट ने कोई रिवर्सल क्रिएट कर? आफ्टर एनएफपी हम ट्रेड कब प्लान करेंगे? जब कोई रिवर्सल क्रिएट होगा, समझ पा रहे हो? या हाई टाइम फ्रेम में कोई मेजर सपोर्ट है, रिवर्सल है, फिर रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ पे अभी कुछ हुआ है नहीं। क्या ये स्ट्रेट अवे कैंडल ऊपर आ गई तो इसका मतलब ये कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं, क्यों? हमें रिवर्सल चाहिए अभी, या तो रिट्रेसमेंट चाहिए। अब अगेन मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, अगेन एक लो गिर गया, अगेन आपके लिए कोई रिवर्सल नहीं बना। आप अब जब गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो साइकोलॉजिकल नंबर भी देख, याद है नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये कौन सा साइकोलॉजिकल नंबर घूम रहा है नियर बाय? रुक जाओ एक सेकेंड, ये आई कहाँ से है? ये आई थी आपकी 3000। उस टाइम पे आप सबको पता होगा, अगर गोल्ड को आप उस टाइम से ट्रेड कर रहे हो तो सबके लिए एक 3000 का जोन इंपॉर्टेंट जोन था, यस और नो? बस इतना बता दो कि अगर मार्केट फर्दर ऊपर से नीचे गिर रही है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस ये बात करेंगे कि अगर मार्केट एनएफपी आई, एनएफपी ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, क्लियर है सबको? एनएफपी ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, मार्केट फर्दर बेरिश मूव लेकर आ रही है डाउन, मार्केट अगेन बेरिश मूव लेकर डाउन आ रही है, डन। मार्केट ने अब क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पे फर्दर डाउन आ रही होगी तो उस टाइम पे सब लोगों ने ये सोचा होगा कि 3000 का जोन है, वो मार्केट के लिए साइकोलॉजिकल नंबर है, तो वो मार्केट के लिए क्या एक्ट करेगा? सपोर्ट, सपोर्ट, तभी तो यहाँ से बाय करोगे, डर है या नहीं? ठीक है, आपको ये पता लगेगा ना कि एनएफपी का मूव स्ट्रेट अवे सपोर्ट के पास में आ गया, अब यहाँ से मार्केट बुल मूव दे सकती है। बट मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने स्ट्रेट अवे बेरिश मूव दे दी, फिर यहाँ पे एक होप आई होगी कि अब मार्केट ने बॉटम में फेक ब्रेकआउट दिया, अगेन क्या फेक ब्रेकआउट नहीं कंसीडर करेंगे उसको? एंड मार्केट ने इसको एनगल्फ कर दिया, करा ही नहीं करा? अब मुझे एक बात बताओ, जब कभी हम ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारा सबसे पहला फोकस किस चीज के ऊपर होता है? स्टॉप लॉस। देखो, हमेशा मैं एक चीज तुम लोगों को समझा चुका हूँ कि जब कभी आप लोग ट्रेड प्लान करते हो तो ट्रेड प्लान करते समय आप लोगों का मेजर फोकस होना चाहिए स्टॉप लॉस के ऊपर। टारगेट प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि रिस्क है, समझ पा रहे हो? ये सोचो कि स्टॉप लॉस ऐसी जगह लगाना है जो हिट ना हो, बात समझ पा रहे हो? स्टॉप लॉस ऐसा लगाना है जो आप अफोर्ड कर पाओ, स्टॉप लॉस ऐसा नहीं लगाना है कि जिस स्टॉप लॉस के बाद आप रोने लग जाओ। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर मार्केट में लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्टॉप लॉस ऐसा लगा देते हैं जो वो खुद ही अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच के खुश हो रहे होते हैं कि भाई देख, अगर ट्रेड हिट गई तो मैं इतना पैसा कमा लूंगा, बट वो ये भूल जाते हैं कि अगर ट्रेड लॉस में गई तो मैं इतना डुबा दूंगा। तो वो लॉस के लिए तो प्लान ही नहीं करते, वो टारगेट प्रॉफिट चूज कर रहे होते हैं, कहां तक मैं टेपी खींचूंगा, बट वो ये नहीं सोचते कि स्टॉप लॉस कहां तक रखना है। और जब मार्केट उनके अगेंस्ट जा रही होती है तो स्टॉप लॉस खींच रहे होते हैं, जितना मार्केट आ रही होती है उतना खींच, जितना आती है वो कितना खींच। क्यों? क्योंकि वो प्लानिंग होती ही नहीं है। जब लॉस की पहले से प्लानिंग करी ही नहीं थी और लॉस जब होने लग जाएगा तो तुम अफोर्ड कर ही नहीं पाओगे ना, एक्सेप्ट कर पाओगे। रनिंग लॉस को एक्सेप्ट करना सबसे ज्यादा टफ है। भाई बड़े से बड़े ट्रेडर को ले आओ, रनिंग लॉस को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। इवन अगर मान लो मैंने अपने स्टॉप लॉस के बारे में, तुम हर लाइव स्ट्रीम में देखना, मैं स्टॉप लॉस के बारे में काफी ज्यादा बात करता हूँ, ठीक है। और अगर मैंने स्टॉप लॉस के बारे में नहीं सोचा, ट्रेड ले ली मैंने, स्टॉप लॉस के बारे में नहीं सोचा, तो स्टॉप लॉस के बारे में नहीं सोचा होगा तो क्वांटिटी भी पता नहीं कुछ भी खोलती होगी, और जब क्वांटिटी कुछ भी खोलती होगी और मार्केट मेरे फेवर में नहीं जा रही, तो आई डोंट थिंक कि मैं लॉस को बुक कर पाऊंगा। मे बी मैं ये सोचूंगा कि अब यहाँ से तो शायद से ऊपर उठ सकती है, अब यहाँ से तो शायद से ऊपर उठ सकती है, तो उसके बाद क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल होगा, क्लियर है? उस पॉइंट में तो मैं यही सोचूंगा ना कि मेरा सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल होगा। मैं ये तो ना सोचूंगा कि यार यहीं पे बुक कर लेता हूँ। यहाँ पे बुक करने का तब सोचता जब प्लानिंग होती लॉस की, जब सोचा होता कि ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, यहाँ पे मुझे निकलना है। इसीलिए बोलता हूँ, जब कभी ट्रेड लेते हो तो सबसे पहला पॉइंट ये हमेशा अपने माइंड में रखा करो कि यार इस पॉइंट पे तो मैं निकल जाऊँ। क्योंकि जब आपको पता होता है वेयर टू एक्सेल, देन आप
आपका काफी अच्छा समय आ जाता है, बट आपको अगर नहीं पता होता एग्जिट कहाँ करना है, देन अकाउंट ही एग्जिट करवाता है आपको, और कोई एग्जिट नहीं करवा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, तो हम मैं हमेशा बोलता हूँ बाय फ्रॉम द बॉटम सेल फ्रॉम द टॉप। क्या ये जो पॉइंट है मेरा, ये तो ऑलरेडी मान लो इतना ऊपर आ गई मार्केट, ठीक है, 3300 मिलने एक साइकोलॉजिकल नंबर, एग्री? ठीक है, मार्केट ऑलरेडी इतना टॉप में आ चुकी है, कहाँ पे आ गई, सॉरी 3035। देन अब जब मार्केट इतना ऊपर आ गई, अब यहाँ से अगर मैं अपना एसएल 3000 के नीचे रखता हूँ, तो सीधे सीधे 350 पिप का एसएल बन, बट उसके बाद भी वो लॉजिकल एसएल नहीं बन रहा। क्यों? लॉजिकल एसएल कहाँ बनेगा? इस लो के नीचे, लो के नीचे तो बनेगा, क्योंकि लिक्विडिटी तो यहाँ पड़ी है। क्या आफ्टर एफपी के अकॉर्डिंग मेरा रिवर्सल बना? नहीं बना। तो ये ट्रेड जो है वो आपको अवॉइड करवा रही है, बट उसके बाद जब आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट गिरी, अगेन एक लो लिया, एंड उसके बाद मार्केट ऊपर आई, अब यहाँ पे मार्केट क्या क्रिएट कर रही है? रिवर्सल की तैयारी हो रही है, नहीं हो रही? आप लोग लाइव स्ट्रीम चेक कर लेना, या ये है डेट कब की, अप्रैल ना 2025, अप्रैल 2025 के अराउंड पे आफ्टर एफपी के टाइम पे जो लाइव स्ट्रीम्स होंगे आप वो देखना है, यहाँ पे मैंने किस हिसाब से बाई किया था। यहाँ पे अगेन मैंने बताया था, अगर आप लोगों को पता होगा कॉन्सेप्ट लोअर हाई विद फिफ्टी ट्विस्ट, ठीक है, मेजर सपोर्ट्स में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई किया, मार्केट ने 61% टैप किया, ये सपोर्ट था, ये फेक ब्रेकआउट बना, एंड अगेन ये क्या बना? रीटेस्ट। जब ये सब चीजें हुई, देन उसके बाद मार्केट ने, आप समझ जाओ, फिर तो मार्केट रॉकेट बन चुकी है। क्यों? आफ्टर इम्प्रूवमेंट। और उसके सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज, कि मार्केट ने अपना रिवर्सल क्रिएट किया। जो सबसे बड़ी चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवर्सल। हर आफ्टरनून पे मैंने एक दो चीज जो नोटिस करी है वो रिवर्सल। वो कहती है मार्केट की खुद थोड़ा टाइम स्पेंड करो, स्ट्रक्चर का वेट करो, देन गो फॉर अ बाय, देन गो फॉर अ सेल। अदरवाइज अगर बाइंग या सेलिंग का मूव आता है आफ्टर नेफ्टी में, तो वो फिर रिट्रेसमेंट के बिहार में आता है, कि बॉटम से ऑलरेडी बुल मूव था, काफी अच्छा एक रिट्रेसमेंट हो गया, एंड देन मार्केट उसको कंटिन्यू कर रही है, या तो ये मूव आता है, अदरवाइज बिना रिवर्सल के मार्केट मूव नहीं देती। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेना। बाकी ये ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुकी थी बहुत ज्यादा इस पॉइंट में, ये इस पॉइंट में कंसोलिडेशन हो चुकी थी। आपका एनएफपी आया था, एनएफपी ने मार्केट ने टॉप में स्पाइक मारा, लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर मंडे से मार्केट फर्दर डाउन आ गई थी। क्या आपका अगेन यहाँ पे इस पॉइंट पर कोई भी रिवर्सल नहीं क्रिएट हुआ? ठीक है, एनएफपी के बाद जब मार्केट फर्दर डाउन गई मंडे को यहाँ पे, एंड देन मार्केट ने जब एक बुल मूव दिया, देन जब मार्केट ने क्या करा, रीटेस्ट करा वेंसडे के टाइम पे, देन मार्केट ने बुल मूव दिया। और इसका हायर टाइम फ्रेम में अगर स्ट्रक्चर देखोगे जो मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ ये तो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे मूव्स आते हैं, ठीक है, बट ट्रेड में ऐसे दोनों लेता हूँ, हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेता हूँ, सारी चीजें लेता हूँ, तब मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। अब आप इसको डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में देखोगे, काफी अच्छा प्राइस एक्शन शो हुआ था, जिसके हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट क्रिएट किया था। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्या यहाँ पे आप फिर रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते? बुल एंड रिट्रेसमेंट आप यहाँ पे अप्लाई करके देख लो, क्या यहाँ पे आप बुल एंड रिट्रेसमेंट फिर राजवी अप्लाई होगा? बुल एंड रिट्रेसमेंट, चलो ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा कि भैया क्या अगर आप देखोगे तो ये टॉप में आपको रिवर्सल नहीं दिख रहा? क्या ये क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता? ये भी तो क्वेश्चन बनेगा, बताओ, क्वेश्चन है या नहीं, कि भैया टॉप में तो रिवर्सल बन यस। अब आप लोगों ने एग्जीक्यूशन सीरीज अगर पढ़ी होगी, तो मैंने उसमें तीन चार चीजें आप लोगों को समझाई थी। अगर हायर टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट है, अगेन समझ जाना, अगर हायर टाइम फ्रेम में मार्केट को क्या करना है, रिट्रेस, तो लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट को क्या क्रिएट करना पड़ेगा इस रिट्रेसमेंट के लिए? समझना, अगर हायर टाइम फ्रेम में एक कैंडल डाउन आ रही है रिट्रेसमेंट करने, तो लोअर टाइम फ्रेम में जो ये डाउन वाली कैंडल है, यहाँ पे तो एक ही कैंडल डाउन आ गई थी, बट जब लोअर टाइम फ्रेम की बात आएगी, तो लोअर टाइम फ्रेम मार्केट यहाँ पे क्या कर रही होगी, कुछ ना कुछ रिवर्सल क्रिएट करके ही तो नीचे आएगी। क्या हायर टाइम फ्रेम में एक कैंडल डाउन आएगी, तो क्या लोअर टाइम फ्रेम में भी एक कैंडल डाउन आएगी? ये बताओ मुझे, क्या हायर टाइम फ्रेम में अगर एक कैंडल डाउन आई तो लोअर टाइम फ्रेम में भी एक कैंडल डाउन आ जाएगी? नहीं ना। 4 आवर टाइम फ्रेम में एक रेड कलर की कैंडल बनी, तो क्या उस रेड वाली कैंडल जो बनी है 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स में भी क्या रेड 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 बनी होगी? 5 मिनट्स, 15 मिनट्स में जाओगे तो प्रॉपर कंसोलिडेशन रिवर्सल, तब जाकर मार्केट नीचे आई हो। एग्री? यस और नो? अब अगर मैं इसके हायर टाइम फ्रेम को दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी होगी, जरा चेक कर लेते हैं, करा ही नहीं करा?
क्या एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज कर सकती है? बताओ। ठीक है, सिंगल कैंडल तो ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती। अब मान लो कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, काफी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है या नहीं? ये सारी चीजें आपको कहाँ पता लगती हैं? हायर टाइम फ्रेम। जब इंसान लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा होता है ना, तो उसकी खोपड़ी में कुछ नहीं जाता। क्यों? कभी हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, तो कभी डबल बॉटम दिख रहा है, कभी लिक्विडिटी दिख गई है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो नहीं नहीं, अनवांटेड नहीं बोलेंगे। अनवांटेड बहुत छोटी सी कैंडल हो जाती है, ठीक है। ये काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, एंड ट्रेंड कंटिन्यूशन अगर ये इसको टैप करता तब मैं कहता, और अगर या तो इसको टैप करके ऊपर क्लोज हुई तब का, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि एक सिंगल कैंडल डाउन आता। अब जब वो सिंगल कैंडल डाउन आई तो यार अच्छा खासा अप ट्रेंड। एक सिंगल कैंडल डाउन आ रही है तो वो ट्रेंड थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ट्रेंड चेंज कब होगा? जब यहाँ पे हाई लो लो रिवर्सल कुछ क्रिएट होगा, तभी तो ट्रेंड चेंज होगा। हमेशा मैं तुम लोगों को एक चीज समझाता हूँ कि अगर आपको कुछ भी करना है तो आप दूर से देखो कि ट्रेंड क्या चल। इफ यू नो द ट्रेंड, देन आप मार्केट में कहीं भी बैठ जाओ, आप पैसा कमाओगे, ठीक है। बट ट्रेंड अगर पता है बुल है, तो मार्केट को सपोर्ट में फाइंड करो। ये नहीं कि भैया आपने तो बोला था बुल ट्रेंड है और मैंने रेजिस्टेंस से बाय कर दिया, नहीं, ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग बुल मूव था, स्ट्रेट अवे नीचे गिरी। अब जब स्ट्रेट अवे नीचे गिरी होगी तो भाई लोअर टाइम फ्रेम में हाहाकार मच चुका होगा। क्यों? भैया मार्केट क्रैश हो चुकी है, यही तो बोलोगे और क्या बोलोगे? मैं इसको 5 और 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर्स के पास ले जाऊंगा तो वो ये बोलेगा भैया डाउन ट्रेंड आ गया। वो ये तो ना बोलेगा मेरे को कि भैया। यही वाला है ना। अब मुझे ये बताओ राजवी और भैया, अगर आप लोग इस चीज को देखते तो आपको ये क्या पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड दिखता है या नहीं दिखता? इवन सबको ही दिखता है यार। बस मुझे इतना बताओ कि जिस हिसाब से गिरी है, कौन ट्रेडर ये सोचेगा कि यहाँ से जो ये छोटा सा डबल बॉटम है, ये मार्केट के इतने बड़े ट्रेंड को रिवर्स करते हैं? कोई सोच पाएगा? नहीं भी। क्या सोच पाओगे? नहीं। आपके इस छोटे से डबल बॉटम को प्रायोरिटी दोगे? नहीं, नहीं दे पाओगे ना। बट अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं, यहीं पे ट्रेडर्स लैग करते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे समझाऊं और मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बताओ, वो सब चीजें ठीक है, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ ये वीकली, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। एंड अब मुझे बताओ कि अगली 5 मिनट की कैंडल कहाँ जाएगी? अगर मैं आप लोगों से ये बोलूँ, मैं आप लोगों से ये बोलूंगा कि यार अब मेरे को बताओ कि अगली 5 मिनट की कैंडल कहाँ जा सकती है, तो तुम स्ट्रेट अवे मुझे बोलोगे कि यार भैया ट्रेंड तो ऑलरेडी बुल है, एक सिंगल कैंडल आएगी अगेंस्ट, रिट्रेसमेंट ही होगी, शायद से मार्केट में यहाँ से बुलिंग मूव देगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रेशर है। अब इस जोन में पावरफुल कौन है? लोअर टाइम फ्रेम भले ही तुम्हें कुछ भी दिखे, बट हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जोन में पावरफुल कौन है? बायर्स। इतना डन है नहीं? आप यहाँ पे आपने देख लिया बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो साइकोलॉजिकल नंबर के बारे में ध्यान देना है। अब आपके यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर क्या है, जरा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट आई आपकी 2830, तो यहाँ पे मार्केट आ गई 50। मान लो यहाँ पे 50 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है। जैसे आप सबको पता होगा 3300 है, देन 3350 आ जाता है, फिर 3400 आ जाएगा, देन 3450 आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना? वैसे ही जो ये बेसिक वाले साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है ना, जो बेसिक साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं वो 50 और जो राउंड नंबर्स में होते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये साइकोलॉजिकल नंबर ही तो होगा 2850। तो क्या आपकी ये स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल ने 2850 के अबव में क्लोजिंग दी है? नहीं दी है ना? ठीक है। अब यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम में आते हो एंड डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हो।
अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपकी मार्केट एक सिंगल डाउन आई, जो हमने डिस्कस कर लिया कि एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज कर सकती है, नहीं कर सकती, डन। अब यहां से मार्केट रिवर्स कैसे करती है, हमेशा याद रखें, अगर कोई मेरा मेजर सपोर्ट है, अब मेजर सपोर्ट से मार्केट रिवर्स कैसे करेगी, अगर यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और इस पॉइंट से मार्केट को रिवर्स कर, तो रिवर्स कैसे करेगी, ऐसे या लो हाई, हाई ऐसे क्रिएट करके तो करेगी। जैसे ही आपकी मेजर सपोर्ट मार्केट लो के बाद एक और लो ना क्रिएट करे, अगर एक और लो क्रिएट हो गया तो पता लग रहा है कि भैया लो लो क्रिएट हो रहा है, सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। बट अगर मेजर सपोर्ट ब्रेक ना हो एंड मार्केट लो के बाद क्या क्रिएट करे, देन तुम समझ जाओगे यार मार्केट लो एंड देन हाई क्रिएट करी एंड देन मार्केट अगेन हाई क्रिएट करी एंड ऐसे करते करते मार्केट एक बुल रैली दे सकती है। देन हुआ, यहाँ पे आपका एक मेजर सपोर्ट था या नहीं था, सब एग्री कर रहे हो, डन। फिर मार्केट ने एक बाइंग रैली दी, ठीक है, टॉप से तो बाय कर नहीं सकते, ये अनवांटेड है, ठीक है। अब यहां से जब आपकी मार्केट नीचे आने लगी देन आप क्या बोलोगे, ये बुल मूव था, ये रिट्रेसमेंट हो रही, क्या ये लो था तो क्या ये हाई बन रहा है, क्या आपकी मार्केट ने ईएमए का ब्रेकआउट करा। अब अगेन आपको समझा देता हूं, वो हायर टाइम फ्रेम की एक सिंगल कैंडल थी, उस सिंगल कैंडल को आने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ा, ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ा जो यहाँ पे बन रखा है ना, नहीं समझ आया तो पूछ लेना। जो ये स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में कैंडल को गिरना था, उसने तो अपना काम निकाल लिया और लोगों को उल्लू बना दिया, ये दिखाकर कि देखो हेड एंड शोल्डर बना हुआ। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो सारे के सारे, ये हेड एंड शोल्डर बना क्यों था, अगेन पूछ रहा हूँ, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम को गिरना था, वो गिर गई, उसका काम हो गया। अब लोग क्या देख रहे हैं, हेड एंड शोल्डर, अब वो सोचेंगे भैया हेड एंड शोल्डर बन गया, अब तो भैया मार्केट नीचे गिरेगी, नेकलाइन टैप होगा, फिर मार्केट और ज्यादा गिरेगी, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। बट पैटर्न लिक्विडिटी क्या कहती है, पैटर्न लिक्विडिटी कहती है कि अगर हायर टाइम फ्रेम ने रिट्रेसमेंट करना है तो लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल बनाना है, जब ये रिवर्सल बनना है तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या सोचेंगे कि इस हेड एंड शोल्डर के बिहाफ में हम सेल करते हैं। तो जो लोग सेल करेंगे या जिन लोगों ने सेल कर रखा है उन लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, जिसने बॉटम से करा है उसके यहाँ पे होंगे, जिसने टॉप से करा है उसके ऊपर होंगे स्टॉप लॉस। क्या ये पूरा एरिया स्टॉप लॉस से भरा होगा या नहीं होगा, बस मुझे इतना बताओ, क्या ये पूरा एरिया स्टॉप लॉस से भरा होगा, किसके स्टॉप लॉस से भरा होगा, जिन लोगों ने सेल करा है। जब जिन लोगों ने सेल किया है उन लोगों का पूरे स्टॉप लॉस से भरा हुआ है, तो जब यहाँ से धीरे धीरे बाइंग आई तो इनका पैसा किसको मिल रहा है, देन अगेन बायर्स, देन अगेन पूरे सेलर्स को खा लिया किसने, बायर्स ने। अब इनको खाने के बाद अब बचाना भी तो पड़ेगा, इनको खाने के बाद जो मार्केट वॉल्यूम देगी तो वो तगड़ा ही तो वॉल्यूम देगी, क्यों, क्योंकि अब मार्केट में बचा ही कौन है, क्लियर हुआ ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैनिपुलेशन कितनी तगड़ी हुई, हेड एंड शोल्डर दिखाकर तब जाकर ये फेक पैटर्न्स बनते हैं। अब आप यहाँ पे देख लो, अभी और भी एग्जांपल दिखा दूंगा इसके, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने पूरा हेड एंड शोल्डर क्रिएट करा, देन आपको पता लग गया कि मेजर सपोर्ट था, यहाँ पे लो एंड देन यहाँ पे हाई बना, तो तुम्हें पता है पैटर्न लिक्विडिटी, एंड धीरे धीरे करके मार्केट ने एक बुल मूव दे दी, ठीक है। तो ये भी हमारे आफ्टर निफ्टी में अप्लाई हुआ था, मतलब ये सारी चीजें जो मैं आफ्टर निफ्टी के बारे में तुम लोगों को बता रहा था कि यार आफ्टर निफ्टी को अगर तुम लोग ट्रेड करने जाओगे तो काफी अच्छे मूव स्केच कर सकते हो, बट इस बार क्या हुआ था, इस बार आफ्टर निफ्टी में कोई खास मूव नहीं बना था, ठीक है। ये मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रही है, तो इस बार आफ्टर निफ्टी में काफी अच्छा मूव नहीं बना था, लाइक आफ्टर निफ्टी में इस बार हुआ क्या था ये देख लो। फर्स्ट ऑफ अगस्त को एनएफपी आई थी, ठीक है, ये फ्राइडे को मार्केट की एनएफपी आई स्ट्रेट अवे बोलो, क्लियर है सबको, फिर कोई स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा, बुल मूव दिया, अगेन रीटेस्ट किया, काफी सारे लोगों ने, स्टूडेंट्स लोगों ने यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दी थी इस पॉइंट से, जब मार्केट ने इसको टैप किया था, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग हो गया लिक्विडिटी। अभी ये सारे कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पॉलिश करने पड़ेंगे, तब तुम लोगों को समझ आएगा ये ओपनिंग क्लोजिंग क्या है और ये सब चीजें क्या है। मार्केट ने ये जोन टैप किया, ईएमए टैप हुई,
तो काफी सारे लोगों ने यहाँ से बाइंग कर ली थी, और ये एक साइकोलॉजिकल नंबर था 50। एग्री? समझ पा रहे हो? गोल्ड हमेशा वो साइकोलॉजिकल नंबर कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ से उन लोगों ने बाई किया था एंड टेक प्रॉफिट 3400 स्ट्रेट अवे। तो ये 500 पिप की मूवमेंट आई थी इस पर, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे ट्रेड, मेरी मेरी प्लान नहीं हो पाई थी। मेरे 2 एसएल आए थे, एक टेक प्रॉफिट आया था इस वीक में। मैंने जब ये वीक बनी थी डॉजी, तब मैंने सेल प्लान किया था पहला, एंड आई थिंक दूसरा मैंने यहाँ सेल प्लान किया था, जहाँ पे अगेन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बट जब लास्ट में यहाँ पे एक डॉजी बनी थी फ्राइडे के दिन, तब मैंने यहाँ पे सेल किया था, और इसमें मेरा एक टेक प्रॉफिट आया था जो 700-800 पिप्स का मार्केट फर्दर फॉल गिरी थी। तो आफ्टर निफ्टी का भी अगर तुम लोग देखोगे तो ये क्या था, ट्यूसडे का टाइम, ये वेंसडे का टाइम, तो मार्केट ने मूवमेंट दिया, ठीक है, वन डायरेक्शन। तो ये चीजें तो हो गई है। बाकी आज की मार्केट एक बार एनालाइज कर देता हूँ। वैसे तुम लोगों को आफ्टर निफ्टी में कोई डाउट क्वेश्चन है तो पहले मुझे बता दो कि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, या कोई भी भैया, चीज। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आफ्टर एनएफपी सेटअप में मैं देख रहा हूँ कि 2000 पिप्स, 1000 पिप्स, 1500 पिप्स ऐसे मिलते हैं। हाँ, तो मतलब मार्केट की कंडीशन देख के टारगेट रखना चाहिए या इतना ही कैप्च करे लेवल्स ये? लेवल्स 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 देखकर, कंडीशन देखकर, हाँ वही कंडीशन लेवल एक ही चीज होगी। अगर जोन क्लियर है 1000 पिप का तो 1000 पिप का टेक प्रॉफिट हो। जब जोन क्लियर है 500 पिप का तो 500 पिप का टेक प्रॉफिट हो। तो ये नहीं कि जबरदस्ती करोगे तो मार्केट से पिट जाओगे। बट ऑन एवरेज 500 पिप से तो ऊपर की मूवमेंट आती है। ये तो आप डन मान लो, 500 पिप से ऊपर की मूवमेंट तो बनती बनती। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। हाँ। और कोई डाउट क्वेश्चन पहले? भैया, नहीं भैया। जब मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है उसके बाद बॉटम से स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, और स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद फर्स्ट या सेकंड हायर हाई स्टार्ट किया फॉर्म करना, बट ईएमए उस समय अबव रहता है, तो भैया कॉन्फिडेंस नहीं आता है ट्रेड लेने में। देखो क्या चीज होती है, ईएमए क्या है? ईएमए एक चलती फिरती सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। अब अगर आप ये मुझे बताओ कि ये आपका मार्केट फर्दर फॉल कर रहा है, ठीक है, फॉल कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी रेजिस्टेंस है, डन। मार्केट ने काफी अच्छा फॉल करा, फॉल करा, फॉल करा, मार्केट ने ब्रेकआउट भी कर दिया इस चीज का, मार्केट फर्दर डाउन गई। मार्केट ने, आपको देखना है गोल्ड है तो साइकोलॉजिकल नंबर देखना है, ये देखना है कि कहाँ से आ रही है, ये तो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करो कि यार मार्केट फर्दर डाउन आ गई, ठीक है। डाउन आने के बाद मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है एंड कंसोलिडेशन कर रही है, कुछ भी करके मार्केट ने यहाँ पे क्या क्रिएट करा, रिवर्सल। रिवर्सल, यहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्सल क्रिएट। जब यहाँ मार्केट ने रिवर्सल क्रिएट करा तो तुम्हें दिख रहा है कि रिवर्सल एक ऐसी चीज होती है जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकती है, तभी तो वो रिवर्सल है। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि एक सिंगल कैंडल डाउन है और सिंगल कैंडल ऐसे इस लेवल को ब्रेक कर दी, तो सिंगल कैंडल का ब्रेकआउट थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। बट एक स्ट्रक्चर जब बनता है देन वो ब्रेकआउट दे सकता है किसी भी सपोर्ट या किसी भी रेजिस्टेंस में। वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है। तो अगर मैं ये चीज आप लोगों को समझाऊं तो यहाँ पे आप समझो, जब मार्केट ने ये लो लो क्रिएट करा, ये जब मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल क्रिएट करा, और अगर यहाँ पे अबव से ईएमए आ रही है, तो वो भी तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग है देन ईएमए का ब्रेकआउट डन है। बट अगर स्ट्रक्चर स्ट्रांग है ही नहीं तो फिर ईएमए का ब्रेकआउट तो आप सोचो भी मत। जब एक बात सोचो, यहाँ पे मार्केट की इतनी स्ट्रांग कंसोलिडेशन हुई, ठीक है, मेरे को काफी सारे लोगों ने उसमें मैसेज किए थे कि ऐसा लाएगा, ऐसा लाएगा, ऐसा लाएगा। ये वाला पॉइंट था, क्योंकि सब लोगों का माइंड ये हो गया था कि भैया बाई ही होगा। यहाँ पे डॉजी बनी। साइकोलॉजिकल नंबर था 3400 का, 3400 का एक साइकोलॉजिकल नंबर था। मैंने साइकोलॉजिकल नंबर के बिहाफ में सेल मारा। मैंने देखा कि साइकोलॉजिकल नंबर के पास में 4 आवर की कितनी कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 कैंडल मान लो, 40 घंटे, 40 घंटे मार्केट इस जोन में घूम, 40 घंटे से एक जोन में ब्रेक कर पाए। तो किस लेवल से यहाँ पे कंसोलिडेशन और किस लेवल से मैनिपुलेशन हो, 40 घंटे से कौन सा लेवल नहीं ब्रेक कर पा रही, मेजर रेजिस्टेंस है। 40 घंटे से मार्केट एक मेजर रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर पा रही। तो मुझे एक आइडिया हो गया कि भैया देखो, रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही, बॉटम में भले ही ईएमए हो बट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग, तो ईएमए का ब्रेकआउट हो सकता है। क्लियर है या नहीं? तो ये नहीं कि भैया ईएमए, कभी कभी ऐसा होता है जैसे यहाँ पे मार्केट ईएमए को ब्रेक नहीं करते, अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे भी तो स्ट्रक्चर बन रहा था, यहाँ ईएमए क्यों नहीं ब्रेक? ईएमए का ब्रेक होना या ईएमए को मार्केट का सपोर्ट टाइप करना डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ से आ रहा है, नंबर कौन सा चल रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार होता है, जैसे मान लो ये जो आपका क्वेश्चन, लो बना रही है, लो बना रही है, ठीक है,
ये क्वेश्चन था ना, मार्केट यहाँ पे क्रिएट कर रही है, लो पे लो क्रिएट कर रही है, लो 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 एंड लो एंड बॉटम में भैया अगर मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है, रिवर्सल क्रिएट कर देती है, तो उसके बाद अबव में ईएमए, तो क्या करें? यही तो क्वेश्चन था। एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे देखिए, मार्केट गिर रही है और मार्केट आई कहाँ से है, अब आप ये देख लो। मान लो जब मार्केट ऊपर से प्रेशर के साथ गिर रही थी, ये समझना आप, जब ऊपर प्रेशर के साथ गिर रही थी तो कौन कौन से नंबर्स मार्केट के लिए एक सपोर्ट एक्ट कर सकते थे? क्या 3300 का जोन मार्केट के लिए सपोर्ट एक्ट कर सकता था? नहीं कर सकता? कर सकता था 3300, क्योंकि आप यहाँ से देखो, यहाँ देखोगे तो फंस जाओगे, यहाँ से देखो आ कहाँ से रही है। क्या इस जोन के बीच में 3300 मार्केट के लिए एक सपोर्ट एक्ट कर सकता था? कर सकता था। बट क्या मार्केट ने करा? नहीं। मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने अगेन एक बुल मूव दिया, जो अगेन 300 के अबव में। यही सेम एग्जांपल भी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था तुम लोगों को मैंने, एक जब सिंगल कैंडल ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मार्केट गिरी, मार्केट ऊपर है, फिर मार्केट अगेन नीचे गिर रही, एग्री, मार्केट अगेन नीचे गिर रही है, स्ट्रक्चर की तैयारी कर रही है मार्केट, डॉज भी बन के। अब ये जरा इस चीज को प्रैक्टिस करना, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। ऐसी विक, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस में ये चीजें मिलती है। डन है। अब जब ये क्लोज में यहाँ पे अगली कैंडल इस विक को ब्रेक नहीं कर पाई, जिसकी कैंडल की बॉडी है ना, वो इस विक को ब्रेक नहीं कर पाई, एंड उसके बाद अगली कैंडल्स भी इसी जोन के पास में घूम रही है, या इसी जोन के पास में घूम रही है, या नहीं भी घूम रही है, मान लो एक कैंडल इस ये विक बन गई, अगली कैंडल इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाई, तो मार्केट के बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि अगली कैंडल फर्दर बाइंग मूव दे देती है। क्यों? क्योंकि ये शो होता है कि यार एक बार ये विक का रिजेक्ट होने का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई सपोर्ट होगा तभी तो रिजेक्ट हुई होगी। नॉर्मली चीज है, आप इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, ये विक बनी है तो यहाँ पे कुछ तो होगा तभी तो रिजेक्शन हुई है। उसके बाद जब ये वाली कैंडल है, ये मार्केट फर्दर डाउन आ रही है, तो क्या ये इस विक के जोन वाले लेवल को ब्रेक कर पाई? नहीं कर पाई ना ब्रेक। तो आपको क्या पता लगा कि भाई देखो, एक बार विक नहीं ब्रेक कर पाई, अगली कैंडल आई वो भी ब्रेक नहीं कर पाई, तो इससे आइडिया क्या हो रहा है कि भाई ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगली बार क्या होता है, मार्केट बहुत बार मोमेंटम क्रिएट कर देती है। ये चीज यहाँ पे हुई है। वेक्टर्स तब मैं बोल ऐसे बिलीव मत करना। वेक्टर विक बनी, अगली कैंडल आई, सपोर्ट में तो बन रही है, उसकी अगली कैंडल आई, ग्रीन कलर की कैंडल, ये भी कहाँ पे बनी? सपोर्ट में बनी ना, सपोर्ट में बनी, डॉजी बन गई, जिससे तुम्हें अगेन एक आइडिया हो रहा है कि भैया शायद से मार्केट मूव दे देगी। अगर तुम बाय करते हो, अगेन सोचना स्टॉप लॉस के बारे में, क्योंकि एक ही चीज सीखी है, ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस के बारे में सोचना, क्या वो आपके लिए लॉजिकल है, नहीं है। तो आप यहाँ पे बोलोगे यार भैया अगर मैं बाय कर भी लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो स्टॉप लॉस कुछ ही लिक्विडिटी जोन्स के नियर बाई हो, तो अगर आप यहाँ से प्लान करते हो तो समझ जाओ। तो यहाँ पे आपकी ईएमए ब्रेक हुई, क्यों? क्योंकि कितनी टाइम से, ये चेक करो, अगर वो हमने जो स्टार्टिंग के दो कैंडल्स को कंसिडर किया था, बाकी की कोई कैंडल्स नहीं ब्रेक कर पाई उसके बाद। अगर ये नहीं ब्रेक कर पाई तो ये भी नहीं ब्रेक कर पाई, तो ये भी नहीं ब्रेक कर पाई, तो ये भी नहीं ब्रेक कर पाई, और ये भी नहीं ब्रेक कर पाई। जिससे तुम्हें क्या आइडिया होगा, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो तुम कैंडल्स का बिहेवियर समझोगे और मार्केट का बिहेवियर समझोगे, जिससे तुम्हें ट्रेडिंग में और ज्यादा हेल्प होगी। तो ये छोटा सा जो बिहेवियर है कि भैया देखो, एक दो तीन चार पांच कैंडल्स एक सपोर्ट नहीं ब्रेक कर पा रही, और कैसा सपोर्ट? लो एंड हाई वाला। फिर भले ईएमए आ जाए, कुछ भी आ जाए, जब स्ट्रक्चर आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो, साइकोलॉजिकल नंबर के पास में, तो क्यों लेवल नहीं ब्रेक? अब तुम रैंडम देख लोगे भैया यहाँ पे भी तो कंसोलिडेशन हुई है, अब क्यों नहीं ब्रेक हुआ? अब इसकी हालात देखो और इसकी हालात देखो, फर्क है ना, क्लियर है या नहीं है? तो थोड़ा सा इन चीजों के बारे में देखा करो कि कब कहाँ पे कौन से लेवल को वैल्यू देनी है, कब कहाँ पे किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, तो थोड़ा सा उस चीज के ऊपर ध्यान दोगे, तब जाकर आपको समझ आएगा कि हाँ किस लेवल को कब वैल्यू देनी है, किस लेवल को कब वैल्यू देनी है। ठीक है, तो वो चीजें हो गई। और गोल्ड का अभी का व्यू बता देता हूँ, बाकी लंदन सेशन तो अभी ट्रेड नहीं करेंगे, न्यूयॉर्क सेशन में प्लान करेंगे ट्रेड करने का। बट स्टिल तुम लोगों को बता देता हूँ, देखो अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट बाइंग पे बाइंग जाएगी जा रही है अभी। काफी मंथ्स, लाइक एक दो तीन चार चार पांच मंथ्स हो गए मार्केट
इसी टॉप के जोन से रिजेक्शन लीजिए, ठीक है। इस बार अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आखिरी के 2-3 दिनों में अगर मार्केट चाहे तो फर्दर और डाउन भी आ सकती है। क्लियर है। वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक स्ट्रेट अवे कैंडल डाउन है। अगेन एक स्ट्रेट अवे कैंडल ट्रेंड के अगेंस्ट आती है तो ट्रेंड तो ना चेंज करेगी, अभी बोला था। तो ये आपका एक साइकोलॉजिकल नंबर है जिसको हम क्या कहेंगे, 3400 का साइकोलॉजिकल नंबर टॉप में पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या वही एक रेजिस्टेंस भी है? बताओ, क्या 3400 का लेवल एक रेजिस्टेंस भी है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है? तो क्या ये एक मेरे लिए एक मेजर जोन होगा? एग्री? ठीक है। अब जैसे क्या रहता है जब मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो गोल्ड ट्रेड करते समय मैं एमसीएक्स भी देखता हूँ। और एमसीएक्स है क्या? एमसीएक्स इंडियन मार्केट का गोल्ड है। इंडियन मार्केट का गोल्ड और अपना गोल्ड दोनों सेम वर्क करते हैं, ठीक है। जब आप देखोगे दोनों का सेम फंडा है, दोनों एक ही तरीके से चलते हैं। बस इंडियन मार्केट की गोल्ड में क्या फंडा रहता है, यहाँ पे आते हैं गैप्स, यहाँ पे आते हैं गैप। और जो गैप है वो फिल पक्का होते हैं, आज नहीं तो कल वो फिल होंगे, ठीक है। अब ये नहीं होता कि मेरे को गैप दिख गया तो मैं गैप फिलिंग के चक्कर में ट्रेड ले रहा हूँ, ऐसा नहीं रहता। बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है अपना अपना, जब तुम लोग देखना स्टार्ट करोगे तुम लोग समझ जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही दिन में गैप फिल हो जाता है, तो कभी 2 दिन में, कभी महीना भी लग जाता है। बट गैप फिल स्ट्रक्चर के साथ होता है। अगर मार्केट के पास एक काफी अच्छा स्ट्रक्चर होगा तभी वो गैप फिल होगा। जैसे ये गैप था, फिल हुआ। जब ये गैप फिल हुआ होगा ना उस टाइम पे हमारा गोल्ड नीचे गिरा होगा। तो जब गोल्ड नीचे गिर रहा होगा तो तुम्हें ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि एमसीएक्स का गैप फिल करने आ रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर आई, गैप फिल हुआ। ये गैप था तो बहुत बाद में फिल हुआ। मैंने जब 3400 से सेल किया था ना गोल्ड को, याद है? जो अभी मैं तुम लोगों को बता रहा था कि मैंने 3400 से गोल्ड को सेल किया था ऊपर से, जब लोग मुझे कह रहे थे भैया सेल क्यों कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या था, एमसीएक्स का गैप पेंडिंग था यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। मार्केट थी यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर रही थी, कंसोलिडेट। यहाँ पे कंसोलिडेशन तो हो रही है, यहाँ पे गैप पेंडिंग था। साइकोलॉजिकल नंबर 3400 था। मैंने कहा बाहर में जाए, मैं तो सेल ही करूंगा। किसी को कुछ बोलना है बोलो। यहाँ से मैंने सेल करना स्टार्ट कर दिया, गैप फिलिंग कर। कल की ट्रेड बताता हूँ। कल जब मैंने गोल्ड को बाय किया था, जब मैंने कल गोल्ड को बाय किया था, मैंने उसी टाइम तुम्हें बोला कि एमसीएक्स का गैप फिल हो गया। न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे एमसीएक्स का गैप फिल हो गया था। गैप तो मार्केट गैप, मैंने बोला ना गैप फिलिंग के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये वाला था बॉटम। भैया हाँ बोलो, एक सेकेंड। एमसीएक्स में 92,000 पे एक गैप पेंडिंग है। विनय भाई आप, बताता हूँ, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुकना बस, ठीक है। क्वेश्चन है भैया, वैसे मैं मैं ये नहीं कह रहा है। आंसर कर रहा हूँ, बस एक सेकंड रुक। मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार आज ये कैंडल चल क्यों नहीं रही, आज ये मार्केट बंद है ना, इंडियन मार्केट बंद है आज। मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने कहा क्या हुआ क्या ये, ठीक है। अब यहाँ गणेश चतुर्थी है, तो अब यहाँ पे देखो, अब फंडा क्या हुआ, कल न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे गैप फिलिंग हो चुकी थी यहाँ पे। अब जब ये गैप फिलिंग हुई तो मुझे पता है एमसीएक्स तो गैप फिल करता है, और गैप फिल आज नहीं तो कल कभी ना कभी होता है, और गैप फिलिंग होने के बाद काफी अच्छा मूवमेंट आता है। अब उसी टाइम गैप फिल हुआ, उसी टाइम मैं गोल्ड में बैठा हुआ था, और गोल्ड में, अब ये सिर्फ और सिर्फ ये समझना कि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए तब कर पाओगे। अब ये नहीं कि गैप फिलिंग होगी तो भैया ट्रेड प्लान कर लें क्या, ना ऐसा कुछ नहीं है। अब न्यूयॉर्क सेशन में हम बैठे थे, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, हाँ कुछ इस टाइम पे हम लोग बैठे थे, ठीक है। इस टाइम पे हम लोगों ने जब ट्रेड प्लान करी, पाई की इन जोन से, तो मैंने ये देखा कि यार ईएमए भी इस फेवर में है, ये बुल मूव है तो ये रिट्रेसमेंट भी है, और साथ ही साथ क्या हुआ एमसीएक्स में गैप भी फिल हो गया, ईएमए भी टैप हो गया, ट्रेंड भी बुल है। मैंने कहा सारी चीजें साथ लग रही है। मैंने कहा फिर तो जब सारी चीजें साथ है तो फिर जाने के चांसेस हैं।
तो मैं वही समझा रहा हूँ कि आप देखो M6 है, M6 में गैप फिलिंग होती है, गैप फिलिंग के बाद मूवमेंट देते हैं, और दोनों गोल्ड एंड M6 दोनों साथ वर्क करते हैं। अब 3400 की बात कर रहा था ना, 3400 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर मार्केट 3400 जाती है तो M6 में यहाँ पे गैप है। गोल्ड का ऊपर जाना मीन्स M6 का गैप फिल करना। गोल्ड ने 3400 जाना, M6 ने अपना गैप फिल कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं यहाँ से आपको काफी अच्छा आइडिया मिल सकता है। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो ये चीज देख लेना। और जैसे, बट मैं ऐसा नहीं करता कि वो, यार तुम अभी धीरे धीरे समझ जाओगे जब मैं समझाने बैठूंगा। अब एकदम से ये गैप फिलिंग तो एक मेरा व्यू है, एक आइडिया है, थोड़ा बहुत इससे आइडिया ले लेता हूँ। ये नहीं है कि मैं टोटली इसके ऊपर डिपेंड नहीं। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसके ऊपर टोटली डिपेंड हो जाऊंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ गैप फिलिंग के बिहाफ में सोचूंगा, गैप फिल हो गया अब बाय जाएगा, गैप फिल हो गया अब सेल जाएगा। नहीं, ये चीजें नहीं करता। वो कब करेगा ये नहीं ना, क्या हाँ, मतलब क्या चीज गैप फिल कब कब? गैप करेगा वो? गैप फिल होता है स्ट्रक्चर के साथ। एक बात समझो, मैंने क्यों टॉप से सेल किया, एक बात समझना। मैंने उस टाइम पे डेली टाइम फ्रेम में जब मार्केट का ये गैप, ठीक है, मैं भी तो तभी फंसा ना जब मैंने तुम्हें बोला था गोल्ड में मेरे 2 स्टॉप लॉस आए थे, एक टेक प्रॉफिट आया था, याद है जो मैं बोल रहा था आफ्टर एनएफपी के टाइम पे? तो डॉजी बन गया, बुल प्लस डॉजी। मैंने कहा अब तो गैप फिल हो जाएगा, बट मार्केट और ऊपर गई। फिर मैंने कहा अब तो डॉजी बन गई, अब जाएगा, बट नहीं गई उसे। फिर जब लास्ट फ्राइडे जो था, मैंने कहा अब तो इसका बनता है, देन मार्केट ने फिर होगा। और इस टाइम पे ये एक गैप क्रिएट करे, और जो ये गैप है, अगर ये गैप फिल होता है तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे को गोल्ड और थोड़े से सस्ते प्राइस में मिल जाए, सो दैट मैं गोल्ड को काफी अच्छे तरीके से और बाय करूँ। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा मेरे को और टिप में मिले, तब मैं 3400 के लिए और सोचूं, क्योंकि अब मैं टॉप से बाय करना तो प्रेफर नहीं करूंगा। इवन अब इस टाइम पे मैं वेट करूंगा मंथली क्लोजिंग का। मंथली क्लोज हो जाए, देन मैं वेट करूंगा अपना फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज का। एनएफपी कब है? ये 5 को। अब 5th को है। यस भैया। फिर सीपीआई कब है? अब देख लेते हैं। हाँ, फ्राइडे। ये आपकी यूएसडी आ गया, ओ मतलब आपका एनएफपी आ गया, एंड पीपीआई। ठीक है, वेंसडे को पीपीआई है, एंड सीपीआई आपकी थर्सडे को। ठीक है, तो काफी सही है, अच्छा वीक है। तो मे बी हम, मैं प्रेफर करूंगा कि 5th के बाद ही कुछ ऐसा प्लान करने का सोचूंगा कि कैसे मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने लो एंड हाई क्रिएट करा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया यहीं से बाय कर लो। अब मैं यहाँ से अगर बाय करूंगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड के सही बैठेगा। कभी भी ट्रेड प्लान करते हो ना तो 50-50 रेशियो में कभी ट्रेड प्लान मत। 50-50 रेशियो क्या मतलब, क्या है? 50-50 रेशियो का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि 1:1 कभी प्लान मत करो, मैं ये नहीं कह रहा। 1:1 प्लान करो, ठीक है। 50-50 रेशियो का मतलब ये कि अगर आपको लग रहा है कि भैया, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हो सकता है, आप कह रहे हो भैया बाय जा सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कितना कितने परसेंट चांस लगता है कि बाय जा सकते हैं, आप बोल रहे हो भैया 50% लग रहा है चांस, बाय बाय भी जा सकता है और सेल भी जा सकता है। तो अब इस पॉइंट में अगर आप 50-50 हो तो ट्रेड कभी, बट अगर मैं इस पॉइंट में बोलता हूँ कि यार क्या लग रहा है, आप बोल रहे हो यार भैया बाय लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ चांसेस क्या है, बोल रहे हो कि यार भैया कम से कम 60-70% तो चांसेस नहीं। क्लियर है नहीं? ठीक है, उस पॉइंट में ट्रेड मत करो। ये नहीं जब आपको 50-50 लगे तो कभी ट्रेड मत प्लान करो, क्योंकि आपको बाइंग का भी लग रहा है सेलिंग का भी लग रहा है। जब दोनों के चांसेस 50-50 लग रहे हैं, देन ट्रेड अवॉइड करो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया 50-60-70% तो चांसेस लग रहे हैं मेरे को मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी, तब उस पॉइंट में ट्रेड प्लान कर लो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ट्रेड प्लान करने की बात करूंगा तो आप बोलोगे यार भैया ऐसे में भी स्पेस देनी पड़ जाएगी, क्योंकि टॉप का जोन है, क्या पता हाई एंड लो बनकर नीचे गिर जाए, और सपोर्ट भी है ही, तो क्या पता भैया मार्केट रॉकेट बन जाए। तो कुछ भी हो सकता है इस पॉइंट। जब इस पॉइंट में कुछ भी हो सकता है तो आपको अवॉइड करना बेटर रहेगा। बट अगेन आज की एनालिसिस तो बनती है और आज की एनालिसिस कर भी देता हूँ। तो यार मुझे लगता है कि मार्केट का ये लिक्विडिटी जोन, क्या पता मार्केट को टैप कर दे, बट अभी मार्केट ने टैप नहीं भी करा, फिर भी मैं ये समझ सकता हूँ कि काइंड ऑफ मार्केट ने टैप कर लिया।
बची बात डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये हाई था, समझना, ये लो था, और ये लो। देखो जब कभी मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं, ठीक है, अब इंट्राडे ट्रेड करते समय मेरा क्या व्यू रहता है और मैं कैसे मार्केट को ट्रेड करता हूँ इंट्राडे के टाइम पे, मैं ये सोचता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल कैसे बनेगी। अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो मेरा माइंड क्या कहता है कि आज डेली टाइम फ्रेम की कैंडल कैसे बन सकती है, बस मेरा व्यू ये रहता है कि आज डेली कैंडल कैसे बन सकती है, मैं उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर कल की भी लाइव स्ट्रीम देखोगे, कल की जूम मीटिंग देखोगे मॉर्निंग के टाइम पे, तो मैंने दो व्यूज तुम लोग को बोले थे, याद करना क्या बोला था। मैंने बोला था कि यार ये में तो टैप हो चुकी है, अब इसका गिरना तो बनता नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ मार्केट भूल ही जाएगी। अगर नहीं लग रहा तो जाकर यूट्यूब चैनल में ए मार्केट की वीडियो देख लेना, कल मैंने उसमें अपलोड करा था, और उसमें मैंने यही बोला था कि डेली टाइम की कैंडल ऑलरेडी डाउन तो चली गई थी, अगर तुम्हें याद होगा तो। तो इसका जो इकलौता व्यू मेरे को लग रहा है वो बाइंग का ही लग रहा है, और वो 3400 टैप करेगी, ये मैंने प्लान किया था। अब आज का अगर मैं सोचूं तो मैं ये बोलूंगा कि यार ये ऑलरेडी हाई है, ये ऑलरेडी लो है, और ये क्या बना, कल मार्केट ने इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई, चाहती तो इस जोन को टैप कर सकती थी, 19-20 का ही फर्क था, बट मार्केट ने नहीं टैप करा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो ये तो मेरे लिए हाई लो एंड लो ही कंसिडर हो गया, जिसके थ्रू मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी मार्केट आज कहीं ना कहीं इस बॉटम के जोन को टैप करने आ सकती है, ये वाला जोन। मैं इस जोन को टैप करने का सोच रहा हूँ कि मार्केट इस जोन को टैप करने आ सकती है, शायद पहले स्पाइक यहाँ मार दे तब। अदरवाइज अगर मेरा स्ट्रक्चर काफी अच्छा बन रहा है देन मैं ये प्रेफर करूंगा कि मैं इस जोन को टैप करने का प्रेफर करूँ। साथ ही साथ अगर उस जोन तक मेरी मार्केट को जाना है तो लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर मार्केट रिवर्स नहीं कर सकती। अगर मैं सोच रहा हूँ मेरी मार्केट को यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे मार्केट को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तभी तो मेरी मार्केट यहाँ पे आएगी, अगर स्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं होगा तो मेरी मार्केट यहाँ आ सकती है, नहीं आ सकती। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो ये क्या था, हाई, तो ये क्या बना, ये क्या बना, अभी क्या बन रहा है, और अभी कैंडल क्लोज होने वाली है 230 की। अगर 230 की कैंडल क्लोज होने वाली है, ये हाई है, देन ये क्या बन रहा है, लो। तो क्या पता शायद से नेक्स्ट कैंडल मे बी इस जोन को टैप कर दे, 89-90 के जोन को, क्योंकि एक अच्छा पॉइंट है लिक्विडिटी का, तो यहाँ आ सकती है। अदरवाइज यहीं से मार्केट स्ट्रेट अवे एक बेरिश मूव भी दे सकती है, न्यूयॉर्क तक। और न्यूयॉर्क तक में अगर मार्केट नीचे गिर जाती है तो लो के माइंड में अगेन एक सेलिंग का व्यू डल जाएगा, और जब लो के माइंड में सेलिंग का व्यू डलेगा तो उसने तो लिक्विडिटी टैप करी है, बॉटम की जोन को टैप करा है, उसके बाद मार्केट बुल मूव दे देगी। अभी जब हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्केट का पैटर्न लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था कि हायर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम को क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे भी नोटिस करोगे कि अगर मान लेते हैं कैंडल भी तो अपने में रिट्रेस करती है, अभी कैंडल बनी है यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, तो इसने भी तो अभी क्या कर रखा है 50%, इस जोन को क्या लेवल ड्रॉ कर रखा है 61%। समझ पा रहे हो ये, अब कैंडल अपने में रिट्रेस कैसे करती है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो अगर ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है जो बुल बन रही है, तो क्या इसके लोअर टाइम फ्रेम में भी एक ही कैंडल बनी होगी ऊपर। अगर ये यहां से यहां गई है तो 4 घंटे की कितनी कैंडल बनी होगी, तो 1 2 3 4 5 अगर ऐसी बनी हो, तो तुम समझ जाओ कि रैली तो बुल की ही आई है। फिब लगाते कैसे, जब एक रैली आ, एक रैली में तो फिब लगाते हो, तो क्या मैं इसको रैली नहीं कंसिडर कर सकता, करूंगा ना, भले ही यहाँ पे एक कैंडल बनी है, बट अगर इसके अंदर जाऊंगा तो ये रैली है, एग्री, ठीक है, इसके अंदर जाऊंगा तो ये रैली है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने काफी अच्छा बुल मूव दिया, मार्केट डाउन आई तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट करा, बट अगर मार्केट को जरूरत पड़ी तो 61 भी तो टैप कर सकती है। अगर 61 टैप करना है तो रिवर्सल क्रिएट करना पड़ेगा, और रिवर्सल क्रिएट करना पड़ेगा तो ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, एंड देन ये क्या बन सकता है, लो, एंड देन मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, नीचे गिर सकती है, क्योंकि इस पॉइंट में काफी सारे लोग बाइंग 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 सोच रहे हैं, और काफी सारे लोगों की ट्रेड चल रही है वहां के लिए 3400 के लिए, ठीक है। काफी सारे ट्रेडर्स ने अभी इस पॉइंट में, मेरी बात हो भी रही थी मॉर्निंग में, तो सब कह रहे थे कि बॉबी भाई बाय 3400 तक का होल्ड कर रहे हैं,
तो लोग बहुत सारे 3400 का होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो शायद से मुझे लगता है मार्केट पहले डाउन जाएगी, और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो फिर भी यहाँ पे भी लग रही है। तो चांसेस हो सकते हैं कि अगर मार्केट जाए तो फर्दर डाउन है। तो ये मेरा व्यू है कि आज मार्केट में बेयर हो, एंड बेयर के बाद इस जोन से हम लोग काफी अच्छी बाइंग हो सकते हैं। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन अभी तो बताओ, बाकी क्लियर है तो वो चीज बताओ। डन है? डन है भैया। ओके। डन है भैया। भैया मुझे परफॉर्म मतलब कंसिस्टेंसी रूल के बारे में पूछना था थोड़ा सा। प्रॉफर्म का कंसिस्टेंसी रूल। तो क्वांटिंकल का लिया था भैया, तो उसमें मतलब कि 6% प्रॉफिट टारगेट है। तो मैं मतलब प्रॉफिट जो भी बुक करता हूँ $200 के नीचे ही बुक करता हूँ, तो क्या मैं सही जा रहा हूँ क्या? 35% कंसिस्टेंसी रूल है। 35% वाला रूल है उसमें? हाँ हाँ। हाँ फिर तो ठीक है। वहां पे यही है ना, एक सिंगल ट्रेड में 35% से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। तो फिर ठीक जा रहा है। तो वे चैलेंज पेज में उसमें 100% ये दिख रहा है डैशबोर्ड में। क्या देख रहे हो चैलेंज फेज में? मैं डैशबोर्ड में जब जाता हूँ तो 100% लिख के आता है 35% के बगल में।